गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपने फिजिक्स का डे 4 चल रहा है। प्रकृति के मूल बलों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मूल बलों में अपना पहला बल हो गया था। पहला बल आप लोगों के पास में आया था गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार फिर से देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहली चीज तो क्या है, किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। देखो, इन्होंने क्या कहा कि अपने पास में दो पिंड है m1 और m2 मास के। ठीक है, m1 और m2 मास के अपने पास में दो पिंड हैं और इन पिंडों को आप लोग एक निश्चित दूरी पर स्थित करते हैं और इनके बीच की दूरी अपन यदि r लें तो इन दोनों पिंडों के m1 और m2 द्रव्यमान के दोनों पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में वैल्यू आई थी। ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। इस प्रकार से अपने पास में फॉर्मूला आया था। अपन बात करें, ये जो आप लोगों के पास में G है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अपन ने यहाँ आगे आप लोगों के 8वां चैप्टर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल का, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अपने अभी तक तो अपन जनरल सी चीज देख रहे हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहली बात, ये जो बल होता है ये बल सदिश राशि है। कैसा है? ये जो बल होती है ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, इसका मतलब इसमें क्या होती है? दिशा होती है। दैट्स क्लियर। क्या होगा इसमें? डायरेक्शन होगी। एज ए वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों के पास में सेकंड की बात अपन करें, जो सेकंड है इसमें बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। न्यूटन नामक वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रखा गया है? न्यूटन, जो एमकेएस मात्रक पद्धति का है, या बोल सकते हैं आप लोग एसआई मात्रक पद्धति का है। यदि इसी का अपन सीजीएस में बात करें, सीजीएस मात्रक पद्धति में यदि अपन बात करें तो इसका हो जाएगा डायन। क्या हो जाएगा? डायन, जिसका अपन आगे जिक्र करेंगे। जब अपन ये मात्रक पद्धतियां पढ़ेंगे, ये आप लोगों के पास में यूनिट सिस्टम जो चलेगा उसमें अपन देखेंगे एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। एक बार आप लोग जनरल सी चीजें देख लो। फिर अपन बात करें नंबर 3, तो ये जो बल होता है ये केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है ये? केंद्रीय बल। कैसा बल होता है? केंद्रीय बल। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। नंबर 5 की बात करें, ये जो बल होता है ये दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है? ये दुर्बल बल होता है। दुर्बल बल है। क्लियर। फिर अपन 6 नंबर की बात करें तो ये जो बल होता है ये अधिक दूरी तक काम करता है। क्या करता है? ये अधिक दूरी तक काम करता है। इसका मतलब अपन देख सकते हैं इसकी जो प्रास है वो प्रास अपन लगभग अनंत मान लेते हैं। क्लियर। चलो, और अपन आगे बात करें तो ये आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने जनरल सी चीजें आप लोगों को बता दी है। अब अपन नंबर 2 बल की बात करें। नंबर 2 बल आप लोगों के पास में आया है विद्युत चुंबकीय बल। जो अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज, सबसे छोटी अपन इकाई की बात करें, मतलब ये कहां से स्टार्ट होता है। जैसे अपन ये बात करते हैं कि हमारे पास में आवेश एक ऐसी राशि आएगी, आवेश एक ऐसी राशि है जिसको हम लोग आगे डिफाइन नहीं कर सकते, आगे हम लोग उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते कि आवेश जो है ये, इसका आप लोग विस्तृत रूप से या डीपली अध्ययन करें तो क्या है इसके बारे में अपन देख सकते हैं। जैसे मास, जो द्रव्यमान होता है, ये कहा जाए द्रव्यमान क्या है, तो अपने मतलब अपने जो भौतिक राशि हैं उनको अपने यदि एक्सप्लेन करते जाएं तो लास्ट स्टेज आ जाती है कि उसके आगे हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के पास में आवेश जो होता है, ये आवेश 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश।
धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में सबसे पहले फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो आवेश होता है वो धनावेश होता है और ऋणावेश भी होता है, इसकी दोहरी प्रकृति होती है। दैट्स क्लियर। फिर देखो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि ये जो दो आवेश होते हैं, इन आवेशों में यदि अपन दो पेयर बनाएं, दो जोड़े बनाएं, एक तो हो गया आप लोगों के सिमिलर आवेश, आप लोगों के चार्ज का जो सिमिलर चार्ज होते हैं, जैसे एक तो पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, और दूसरा अपना पेयर बनता है सिमिलर आवेश का, ये होता है पहला यदि नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है। तो ऐसे आप लोगों के पास में दो पेयर बनते हैं। तो ऐसे यदि पोजीशन हो, यदि आप लोग के पास में सिमिलर आवेश हो, सिमिलर चार्ज हो, कि प्रतिकर्षण जो बल कार्य करता है, तो ये यहाँ अपन बात करें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास में अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव, इस प्रकार से यदि आप लोगों के पास में दो पेयर बन रहे हैं, पहला जो पेयर है वो पेयर आप लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव का है, दूसरा जो पेयर है वो नेगेटिव पॉजिटिव का है। यहाँ पे आप लोगों के पास में जो पेयर बन रहा है ये अपोजिट चार्ज का बन रहा है, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों का, यानी कि विजातीय आवेशों का जोड़ा बन रहा है। ऐसी स्थिति यदि होती है तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, मतलब आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा यहाँ पे? आकर्षण बल। दैट्स क्लियर। तो ये आप लोगों के पास में हो गए। अब चलो, ये तो मैंने आवेश के बारे में जनरल सी चीज़ आप लोगों को बता दी। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सी के द्वारा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे अपन बात करते हैं, ये जो आवेश होता है ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। चलो अब आगे और देख लेते हैं। अब देखो आवेश दो पोजीशन में होता है। फर्स्ट पोजीशन अपन देखें तो ये स्थिर अवस्था होगी, रेस्ट पोजीशन हो जाएगी। सेकेंड अपन देखें तो ये मोशन पोजीशन होगी, मतलब गतिशील अवस्था आप लोग बोल सकते हैं, गति की अवस्था आप लोग बोल सकते हैं। तो जब ये आवेश स्थिर अवस्था में हो, देखो ये आवेश यदि स्थिर अवस्था में हो तो क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, क्या उत्पन्न होता है बच्चों? ये आप लोगों के विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यदि हम लोग इस आवेश को गति करवाएंगे, मतलब अपने पास में यदि पोजीशन हो गई, गतिशील अवस्था यदि आप लोगों के पास में आ गई, तो गतिशील अवस्था में क्या आएगा? देखना यहाँ पे, गतिशील अवस्था में यदि आवेश होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? विद्युत धारा। देखो जिसको आप लोग कहते हैं बिजली, ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जब गति करता है तो हमारे पास में दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, विद्युत क्षेत्र तो रहेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ में एक क्षेत्र और उत्पन्न होता है। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं आवेश की, तो दो आवेशों के बीच में मैं पहला आवेश Q1 ले लूँ, दूसरा आवेश मैं Q2 ले लूँ। दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है जिसको Fe के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? विद्युत बल या कूलम्ब बल, क्योंकि ये कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसको कूलम्ब बल बोल सकते हैं या विद्युत बल बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया आवेशों के बीच में। क्लियर। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जब ये गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक होती है और एक
कृत्रिम चुंबक होती है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जो नेचुरल होती है वो प्राकृतिक चुंबक, और दूसरी हम लोग अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं उसका, वो कृत्रिम चुंबक हो गई, अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो चुंबक होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को आप लोग नॉर्थ लेते हैं और एक को साउथ लेते हैं, ठीक है। एक एन पोल है और एक एस पोल है। अपन ये देखते हैं कि इसके पास में यदि अपन दूसरा चुंबक लेके आएंगे, मान लो मैं यहाँ दूसरा चुंबक ले रहा हूँ और इसका ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया, यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी। अपोजिट पोल है, देखो यहाँ पे अपोजिट पोल है कि नहीं है, कौन सा है, एक तो एस है और एक एन है। तो इन दोनों को यदि पास में लाया जाता है तो कौन सा फोर्स काम करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, मतलब आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ क्या काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ये देखो आकर्षण बल जो काम करता है वो एन और एस के मध्य, या आप लोग एस को यहाँ ले आओ तो ये आप लोगों के पास में एस आ गया, तो इनके मध्य भी कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर, आकर्षण बल। इसी के यदि अपन चलें तो मैं यहाँ पे यदि एस ले लूँ, देखना यहाँ पे, यहाँ एस पोल ले लिया मैंने, यहाँ एन पोल ले लिया, तो ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर पोल हो गए कि नहीं हुए। और यदि सिमिलर पोजीशन होगी तो एस और एस या एन और एन, एस और एस या एन और एन दोनों की यदि कंडीशन होगी तो यहाँ पे कौन सा होगा, रिपेल होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा फोर्स होगा, प्रतिकर्षण फोर्स, मतलब रिपेल फोर्स। यस, क्लियर। तो तीसरा हो गया प्रबल नाभिकीय बल और चौथा हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे पहले मैं प्रबल की बात करूं, प्रबल जो शब्द है इसका मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है, शक्तिशाली। और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। क्लियर। अब देखो क्या स्थिति बनेगी, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, इस प्रबल नाभिकीय बल की अपन पोजीशन देखें तो ये आप लोगों के पास में एटम हो गया, हम लोग इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। देखो ये जो नाभिकीय बल होता है, ये नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, मतलब आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इसमें मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन है उस पर भी पॉजिटिव होगा, दोनों में प्रतिकर्षण बल काम होना चाहिए कि नहीं होगा। यदि दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा तो ये दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर भगाएंगे तो ऐसी स्थिति होगी कि नाभिक टूट जाएगा, नाभिक टूट जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व है खत्म, और परमाणु का अस्तित्व खत्म तो यहाँ अपनी प्रकृति में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अपन यहाँ देखते हैं कि चार्ज का कोई यहाँ रोल नहीं होता, ये जो आप लोगों के पास में नाभिकीय बल होता है यहाँ आवेश का कोई रोल नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। और अपन बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। ये होगा आप लोगों के नाभिकीय बल। ये सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, मतलब प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रबल बल यही होता है, एक चीज। दूसरा, ये जो आप लोगों के पास में बल होता है, इसकी जो परास होती है वो परास सबसे कम होती है, प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे कम, सबसे कम, देखो सबसे कम होती है। अपन ये मानते हैं, और मतलब अपन लगभग इनकी तुलना करें, जैसे विद्युत चुंबकीय बल थे, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल की यदि अपन तुलना करते हैं तो ये प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। कितना गुना होता है, 100 गुना अधिक प्रबल होता है, मतलब उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अपन 100 गुना प्रबल मानते हैं। देखो आगे, यहां तक क्लियर। अपन आगे चलते हैं तो ये आप लोगों के पास में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। अब इस बल के द्वारा जो कक्षों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नाभिकीय बल के द्वारा ही नाभिक का अस्तित्व होता है। किसका अस्तित्व होता है, नाभिक का अस्तित्व होता है। बोलो कोई दिक्कत, क्या होता है, या अपन बोल सकते हैं
कि ये जो आप लोगों के पास में जो नाभिक होता है, इस नाभिक का निर्माण इस प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा ही होता है। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं अपन दुर्बल नाभिकीय बल की बात करते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा, उसमें आएगा आप लोगों के रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिवता उस पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण होता है जिसमें से आप लोगों ने शायद सुना हो तो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। उनमें बीटा जो होता है, ये बीटा देखो, अल्फा जो होता है ये अल्फा एक कण होता है जिसको हम लोग हीलियम नाभिक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम नाभिक बोलते हैं। बीटा भी एक कण होता है जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया और एक न्यूट्रिनो हो गया। और जो आप लोगों के पास में गामा है, ये गामा किरण है, ना कि कण है। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्थिति होगी। यदि अपन बात करें तो यदि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से बीटा क्षय होता है, देखना यहाँ पे क्या होता है, बीटा क्षय होता है, मतलब बीटा निकलता है, बीटा निकलता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और न्यूट्रिनो निकलेंगे जो पॉजिटिव होता है। तो ये जब निकलते हैं तो इनके मध्य ये जो क्रियाएं होती हैं, इनमें जो बल कार्य करता है वो बल क्या कहलाता है? आप लोगों के दुर्बल नाभिकीय बल। ये दुर्बल होता है, किस किस से दुर्बल होता है? देखो, अपन बात करें सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल से परबल होता है। ठीक है, फिर बात करें तो परबल नाभिकीय बल, एक तो प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा हो गया आप लोगों के पास में विद्युत चुंबकीय बल। दोनों से ये क्या होता है? दुर्बल होता है। क्लियर? इन दोनों से तो दुर्बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। इनके बारे में अपन आगे देखेंगे आराम से। आप लोग जैसे इस चैप्टर में अल्फा, बीटा, गामा क्षय होगा, उसमें आप लोग आराम से, लेकिन ये जनरल सा आप लोगों के एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है, लेकिन इन प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल से क्या होता है? ये दुर्बल होता है, इसका प्रभाव कम होता है। अब देखो, दुर्बल नाभिकीय बल आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। ये जो नाभिकीय बल होता है वो नाभिकीय बल कमजोर होता है, दुर्बल होता है प्रबल नाभिकीय बल से। मैं यहाँ ये देखता हूँ जब बीटा क्षय होता है, जब बीटा कण जो होते हैं वो निकलते हैं, उस समय आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ आप लोगों के लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो जब निकलते हैं तो ये जो न्यूट्रिनो होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है, तो इनके बीच जो बल लगता है, इनके मध्य जो बल लगता है, वो कौन सा बल होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है, इसकी प्रास क्या होती है? इसकी प्रास होती है 10⁻16 मीटर। और जब भी आप लोगों ने प्रबल नाभिकीय बल पढ़ा, जो आप लोगों के प्रबल नाभिकीय बल आया था, उस प्रबल नाभिकीय बल की अपन बात करें तो उसकी प्रास होती है 10⁻15 मीटर। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों का टॉपिक आ गया एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण का तो मतलब क्या होता है? जितनी भी अपने समाज में जितनी भी अपनी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को, या मैं यहां लिख दूं, घटनाओं को भौतिकी के नियमों व संकल्पनाओं के द्वारा समझना। ठीक है, न्यूनीकरण क्या है? न्यूनीकरण जैसे आप लोगों के पास में एक कोई पार्ट दे दिया हो, इसका पूरे का हम लोग अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं? इसके अवयव बनाते हैं, छोटे छोटे इसके खंड बनाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं अल्पांश लेना। क्या बोलते हैं इसको? अल्पांश लेना। जो आगे आप लोग लेंगे, छोटे टुकड़े बनाएंगे, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं और फिर उन सबको जोड़ देते हैं, तो अपने को पूरा अपना जो पदार्थ है
उस पूरे पदार्थ का हमारे अध्ययन हो जाता है। तो ये तो हो गया न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसका अध्ययन करना, और एकीकरण का मतलब जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको आप लोग नियमों और संकल्पनाओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास में दो शब्द यहाँ पे आ रहे थे, एकीकरण और न्यूनीकरण, जिसको आप लोगों ने देख लिया। अब अपने एक वैसे अपने जो नियम है उनमें कुछ नियम आप लोगों के संरक्षण के नियम भी हैं, वो और देख लेते हैं। चलो, संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ। सबसे पहले अपन देखते हैं, तो सबसे पहला है आप लोगों के पास में ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको अपन आगे देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखो, अपन ये पढ़ते हैं कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है, ना ही कभी उत्पन्न होती है। ये नष्ट भी नहीं होती और उत्पन्न भी नहीं होती, फिर क्या होता है इस ऊर्जा का? ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। जैसे अपन बात करें, मैं सुबह खाना खा के आया हूं, मेरे को कैलोरी के रूप में ऊर्जा मिली है, ऊर्जा मिल गई, शरीर को ऊर्जा मिल गई। ये शरीर अपनी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा यूज करता है, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा यूज करता है। मैं बोल रहा हूं तो जो मेरी ऊर्जा है, जो मैंने सुबह खाने में ली है, वो ऊर्जा आप लोगों के ध्वनि के रूप में निकल रही है। मैं यहाँ ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ और आप लोगों तक ये ध्वनि आप लोगों के कंपन के रूप में पहुंच रही। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपन बात करें तो ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ये कार्य में भी परिवर्तित होती है। इसके अनेक रूप होते हैं। ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट की जाती है। ये जो ऊर्जा होती है ये प्रकृति में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, इसी को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? देखो, संरक्षण का मतलब होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होना, वो नियत रहना, ऊर्जा का मान नियत रहता है। दूसरा अपन बात करें द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसमें द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है। दोनों को जोड़ के भी एक नियम बनाया गया है। कौन सा नियम है वो देख लो। तीसरा है आप लोगों के पास में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने क्या कहा कि ये हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो अपनी किताब की बातें देख लेते हैं। ये आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। इसको आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। ये द्रव्यमान हो गया, m क्या है? मास है। ये आप लोगों के पास में ऊर्जा हो गई, एनर्जी। ये आप लोगों के प्रकाश का वेग है, जो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो, द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब होता है जैसे अपन खाना खाते हैं, अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अपने यदि कोई काम नहीं करते, अभी आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन चल रहा था, आप लोगों ने 2-3 महीने फुल रेस्ट किया, खाना खाया, रेस्ट किया, जो अपने भोजन लिया, जो ऊर्जा अपन ने ली, वो ऊर्जा किस में बदल गई? द्रव्यमान में बदल गई। और ये द्रव्यमान क्या कर रही है? ये द्रव्यमान किस में बदल रहा है? अपने फैट बढ़ा रहा है, अपने शरीर में वसा को बढ़ा रहा है, चर्बी को बढ़ा रहा है, जिससे अपना द्रव्यमान बढ़ गया। जब अपन क्या करते हैं, खाना नहीं खाते और काम करते हैं, तो ये जो अपन देखते हैं कि अपना जो वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका मतलब ये जो अपना द्रव्यमान है ये किस में बदल रहा है? ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये आप लोग लेकिन फिर भी सुरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में, इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। इसको आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चौथा अपन देख लेते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है आप लोगों के संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? जब किसी पिंड पर बाह्य बल नहीं लगता हो तो उसका संवेग क्या रहता है? नियत रहता है, जिसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपन जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं अभी तक। फिर अपन बात करें तो एक है आप लोगों के आवेश संरक्षण का नियम। आवेश
संरक्षण का नियम, मतलब आवेश के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश का मान क्या रहता है? नियत बना रहता है। क्या बना रहता है? नियत। तो आवेश का मान जब नियत बना रहता है तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? ऐसी जो अपने पास में जो नियम होता है उसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये हो गया आप लोगों के कंजर्वेशन लॉ। अपन ने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अपने 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस के बारे में जिक्र किया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो वीडियो है आप लोगों के यहाँ जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं। अपने को ये करना है कि सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में देखें, उसके बाद में ये आप लोगों का डे सेकेंड आया जिसमें अपना जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। जो चैप्टर फर्स्ट है वो भौतिक जगत है। उसमें जब आप लोग चैप्टर सेकंड देखो उससे पहले चैप्टर फर्स्ट को एक बार अवश्य देखें जिससे आप लोगों के सिलेबस का नॉलेज हो। फिर अपन जैसे वीडियो डे थर्ड का वीडियो देख रहे हो तो डे सेकंड का वीडियो पहले देखें। डे फोर्थ का वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप लोग डे सेकंड डे थर्ड का वीडियो अवश्य देखें। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट होता है। अगले जो आप लोगों के वीडियो होंगे अपने जो चैप्टर है इसमें 16 क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपने लॉजिक के आधार पे है, अपनी प्रकृति में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके आधार पे हम अपने विवेक से उसके आंसर देंगे। तो आप लोगों के यहाँ अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।